तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का एक न्यू चैप्टर और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है हमारा पीरियोडिक टेबल। अब ये चैप्टर है आपका पीरियोडिक टेबल। इससे एज सच आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभार एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है यदि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं। बिना इस चैप्टर के आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से नहीं सीख सकते हैं और फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा यदि आप केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं तो इस चैप्टर से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो चैप्टर का नाम है पीरियोडिक टेबल और इस चैप्टर का आप पहला हेडिंग लगाएंगे जो कि है डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये चैप्टर है फ्रेंड पीरियोडिक टेबल। ये आपके क्लास 10th में भी था, है कि नहीं? क्लास 10th में भी था, पर क्लास 10th में काफी छोटा पोर्शन था इसका। यहाँ पे हम काफी डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो आज के समय में जो हम पीरियोडिक टेबल यूज कर रहे हैं वो एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसको हेनरी मोस्ले ने प्रपोज किया था। हेनरी मोस्ले नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को प्रपोज किया था और आज के समय में हम वही पीरियोडिक टेबल यूज करते हैं। अब ये जो हेनरी मोस्ले है जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को प्रपोज किया है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने रातों रात पीरियोडिक टेबल तैयार कर लिया या एक दिन में अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तैयार कर लिया। इस पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए काफी सारे साइंटिस्ट के पीरियड ने संघर्ष किया है, काफी सारे साइंटिस्ट ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का हमें पढ़ना है जो कि हमारे सिलेबस में। ठीक है, चलिए उसमें भी हम सबसे पहले पढ़ेंगे डोवेनियर ट्राइड्स। डोवेनियर ट्राइड्स के बारे में एक साइंटिस्ट थे डोवेनियर जिन्होंने अपना एक मॉडल दिया जिसका उन्होंने नाम रखा ट्राइड्स या डोवेनियर ट्राइड्स। इन्होंने क्या किया, एलिमेंट को तीन तीन के ग्रुप में अरेंज किया। एलिमेंट को तीन तीन के ग्रुप में अरेंज किया और ऐसा अरेंज किया कि जो बीच वाले एलिमेंट है, जो बीच वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल था। इसका जो एटॉमिक वेट था वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल या एग्जैक्ट इक्वल था इन दोनों के एटॉमिक वेट के एवरेज का। तो ए और सी का जो भी एटॉमिक वेट आएगा आप उसका एवरेज निकालेंगे, वही होगा या तो एग्जैक्ट वैल्यू होगा एटॉमिक बी का जो एटॉमिक वेट होगा या तो एग्जैक्ट वैल्यू होगा या अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा। जैसे देखिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये इन्होंने एक ट्राइड तैयार किया लिथियम सोडियम पोटेशियम का। लिथियम का एटॉमिक वेट 7, पोटेशियम का 23, सॉरी सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39। तो यदि ये एलिमेंट ट्राइड्स बना रहे हैं इसका मतलब क्या है कि जो पोटेशियम और लिथियम का एटॉमिक वेट है उसका जो भी एवरेज है वो वैल्यू एज इट इज या एग्जैक्ट वैल्यू सोडियम का होना चाहिए एटॉमिक वेट का, या तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होना चाहिए, उसके आसपास की वैल्यू होना चाहिए। चलिए देखते हैं कि एलिमेंट टाइड्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। तो 39 प्लस 7 बाई 2, 39 प्लस 7 46, 46 बाई 2 23। तो इन दोनों का जो एटॉमिक वेट का एवरेज आया वो कितना है 23, जो कि सोडियम का एटॉमिक वेट होता है। तो ये क्या है, एक ट्राइड है। और इन्होंने एक और ट्राइड बनाया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। तो क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, ब्रोमीन का होता है 80 और आयोडीन का होता है 127। तो यदि ये एलिमेंट ट्राइड्स बना रहे हैं इसका क्या मतलब है फ्रेंड कि आयोडीन और क्लोरीन इन दोनों का एटॉमिक वेट का जो एवरेज लेंगे, जो भी वैल्यू आएगा या तो एग्जैक्ट 80 होना चाहिए क्योंकि बीच में ब्रोमीन है और उसका एटॉमिक वेट 80 है, या 80 के आसपास की वैल्यू होना चाहिए। चलिए निकालते हैं। तो 127 प्लस 35.5 बाई 2, तो 162.5 बाई 2 तो 81.25। अभी जो 81.25 है ये 80 के आसपास की वैल्यू है कि नहीं? इन दोनों का एटॉमिक वेट का जो भी एवरेज है उसका इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है या अप्रोक्सीमेट वैल्यू है इसके बीच वाले का होना चाहिए, जो कि है फ्रेंड 81.25 जो है अप्रोक्सीमेट 80 के आसपास की वैल्यू है ना। ये तीनों एलिमेंट क्या बना रहे हैं, ट्राइड्स बना रहे हैं। यही था इनका रूल कि एलिमेंट को ऐसे अरेंज करना है कि जो साइड वाले दो एलिमेंट है उनके एटॉमिक वेट का जो भी एवरेज आएगा वो बीच वाले एलिमेंट का या तो एग्जैक्ट बीच वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है उसका एग्जैक्ट वैल्यू होना चाहिए या तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होना चाहिए। जैसे इसमें एग्जैक्ट आया और इसमें अप्रोक्सीमेट आया। ठीक है,
और इन्होंने क्या बताया, और इन्होंने बताया कि जो भी एलिमेंट ट्राइड्स बना रहे हैं, जो भी एलिमेंट ट्राइड्स बना रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर होगी। जो भी एलिमेंट ट्राइड्स बना रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर होगी। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये ट्राइड्स बना रहे हैं तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर होगी। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ट्राइड्स बना रहे हैं तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर होगी। तो जो भी एलिमेंट ट्राइड्स बना रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर होगी। ठीक है, यही था इनका रूल। डोबेनाइर ने क्या किया कि एलिमेंट को तीन तीन ग्रुप में अरेंज किया, और ऐसा अरेंज किया कि बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट जो है इन दोनों एटॉमिक वेट का एवरेज होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब ये मॉडल रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हो गया, देखो जब भी डोबेनाइर सर ने मॉडल प्रपोज किया था, काफी पुरानी बात है फ्रेंड, सन 1800 ईस्वी के आसपास इन्होंने क्या किया था, अपना मॉडल प्रपोज किया था। उस समय काफी कम एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, काफी कम एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, और जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, सारे के सारे एलिमेंट का ये ट्राइड्स भी नहीं बना पाए थे। काफी कम इनका ट्राइड्स बना था, 4 या 5 ट्राइड्स बने थे, और इन्होंने इन्हीं ट्राइड्स से क्या किया था, अपना रूल प्रपोज कर दिया था, और अपना मॉडल जो है पब्लिश कर दिया था। अभी इनका मॉडल जो था, साइंटिस्ट ने और सारे एलिमेंट के ऊपर भी लगा के देखा, जो कि नहीं लग रहा था, काफी कम एलिमेंट के ऊपर इनका जो मॉडल है वो काम कर रहा था, इसलिए इनका जो मॉडल है वो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो काफी कम एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, और जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए थे सारे एलिमेंट पे इनका रूल काम भी नहीं किया, इनका मॉडल काम भी नहीं किया। ठीक है, इसलिए इनका ये मॉडल जो है वो रिजेक्ट हो गया। इसके बाद आए नए साइंटिस्ट, जिनका नाम था न्यूलैंड। इन्होंने भी अपना एक लॉ दिया, जिसको हम आज के समय में पहचानते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के नाम से, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के नाम से। अब ये जो न्यूलैंड है, ये एक म्यूजिशियन थे, उनके म्यूजिक का काफी प्यार था, म्यूजिक में इनकी काफी दिलचस्पी थी। तो आपको पता है फ्रेंड, जो म्यूजिक होता है उसमें 7 ही नोट्स होते हैं, लेकिन नहीं, जो म्यूजिक होता है उसमें 7 ही नोट्स होते हैं। अलग अलग कंट्री में इस नोट्स को अलग अलग नाम से पहचानते हैं, पर होता 7 ही है। जैसे हमारे इंडिया में इस नोट्स को पहचानते हैं हम सा, रे, गा, मा, प, ध, नी, इस नाम से पहचानते हैं। ये 7 ही नोट्स होते हैं म्यूजिक के, है कि नहीं, सा, रे, गा, मा, प, ध, नी। उसके बाद जो 8वां नोट होता है, ये पहले नोट को ही रिपीट करता है, सा, रे, गा। जो 8वां नोट होता है वो पहले नोट को रिपीट करता है, जो 9वां नोट होता है वो दूसरे नोट को रिपीट करता है। मतलब 7 नोट के बाद जो भी नोट्स आएंगे वो पिछले किसी नोट्स को रिपीट करते हैं। यदि आप यहाँ पे हाथ रख लीजिए तो पहला और 8वां नोट क्या होगा, सेम होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 8 और फर्स्ट सेम है। अब यहाँ पे हाथ रख लीजिए तो पहला और 8वां नोट क्या होगा, सेम होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप यहाँ पे हाथ रख लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पहला और 8वां नोट क्या होगा, सेम होगा। तो इसी म्यूजिक के कॉन्सेप्ट को इन्होंने क्या किया, इसी म्यूजिक के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके इन्होंने अपना मॉडल प्रपोज कर दिया। इनका कहना था, यदि हम एलिमेंट को उनके एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज करें, यदि हम एलिमेंट को उनके एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज करें, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसको मैंने एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज किया, 3 4 5 6 7 8 9। उस समय नियॉन डिस्कवर नहीं हुआ था। इसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। एलिमेंट को मैंने क्या किया, एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज किया। यहाँ से जो हर 8वां एलिमेंट है, यदि आप कहीं से भी काउंट करेंगे, हर 8वां एलिमेंट जो होगा उसका प्रॉपर्टी सिमिलर होगा पहले एलिमेंट की तरह। तो देखिए 1 2, यदि यहाँ से मैं काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वां एलिमेंट और पहला एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगा, सिमिलर होगा। यदि मैं यहाँ से काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो फर्स्ट एलिमेंट और 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगा, सिमिलर होगा। यदि यहाँ से काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो जो फर्स्ट एलिमेंट है और ये जो आपका आठवां एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी क्या होगा, सिमिलर होगा। इस तरीके से म्यूजिक के कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके उन्होंने क्या किया, अपना मॉडल प्रपोज कर दिया। अब ये मॉडल भी रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हो गया, कि इस मॉडल में भी कुछ लिमिटेशन था फ्रेंड। क्या लिमिटेशन था, तो इनका भी लिमिटेशन लगभग लगभग सेम ही है डोबेनियर की तरह। इनके समय भी काफी कम एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, काफी कम एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, और जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए थे सारे एलिमेंट का ये ऑक्टेट रूल नहीं लगा पाए। जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए थे सारे एलिमेंट पे ये ऑक्टेट रूल नहीं लगा पाए थे। इनका जो नियम है ये ऑक्टेट रूल, ये सिर्फ काम किया एटॉमिक नंबर 20 तक ही, एप्लीकेबल ओनली एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक नंबर 20 तक ही इनका नियम काम किया। उसके बाद इनका ये नियम काम नहीं किया। एटॉमिक नंबर 20 के बाद जो भी एलिमेंट आ रहे थे उनके ऊपर ये ऑक्टेट रूल जो है काम नहीं कर रहा था, इसलिए इनका मॉडल भी क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। क्योंकि हमें सारे के सारे एलिमेंट को अरेंज करना था, सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक नंबर 20 तक के एलिमेंट को नहीं। ठीक है, इस तरीके से दो साइंटिस्ट है, इन दोनों साइंटिस्ट का मॉडल रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट होने का रीजन लगभग लगभग सेम था, कि दोनों के समय में काफी कम एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, और जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए थे सारे एलिमेंट को ये अपने लॉ से अरेंज भी नहीं कर पाए, या अपने मॉडल में सारे के सारे एलिमेंट को ये अरेंज भी नहीं कर पाया। इसके बाद आए नेक्स्ट साइंटिस्ट जो कि थे लोथर मेयर। लोथर मेयर्स, और इन्होंने अपना मॉडल प्रपोज किया जिसको आज के समय में हम जानते हैं लोथर मेयर कर्व के नाम से। तो जो लोथर मेयर थे इन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम का एक ग्राफ बनाया, या एक कर्व बनाया सारे एलिमेंट का। उस समय जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए थे सारे एलिमेंट का उन्होंने एटॉमिक मास वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम का एक कर्व बनाया। एटॉमिक मास वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम। अब ये जो कर्व है फ्रेंड ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, आप अपना एनसीईआरटी निकाल के देख सकते हैं। ये कर्व जो है काफी गंदा सा एक कर्व है, काफी कॉम्प्लिकेटेड कर्व है। तो एज एज इट इज एग्जैक्ट तो मैं बना नहीं पाऊंगा, ठीक है ना, मैं तो बिना देखे भी नहीं बना सकता, आप तो देख के भी नहीं बना सकते, इतना कॉम्प्लेक्स है वो कर्व, और हमें याद भी नहीं करना है। जो कर्व है हमें याद भी नहीं करना है, कर्व से कुछ इंपॉर्टेंट दो तीन बातें निकलेगी जो कि मैं यहाँ पे लिखा दूंगा, और वही आपको याद रखना है। इनका जो कर्व है कुछ ऐसे बन के आया था, एग्जैक्ट नहीं बनेगा कि मैं बता दे रहा हूँ। तो कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर आप गलत बनाए, तो मैं पहले बोल रहा हूँ कर्व जो है गलत है। इनका जो कर्व है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। बस इस कर्व में से दो तीन इंपॉर्टेंट बातें निकलेगी, वही हमें याद रखना है, पूरा कर्व हमें याद रखना भी नहीं है। तो इनका कहना था कि कर्व पे जो सिमिलर पोजीशन है उस सिमिलर पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है, कर्व के सिमिलर पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर होगी। कर्व के सिमिलर पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर होगी। जैसे एक पीक पोजीशन है, कर्व में एक पीक पोजीशन है जो कि एक सिमिलर पोजीशन है कि नहीं। तो इस पीक पोजीशन पे जो भी एलिमेंट आएंगे, इस पीक पोजीशन पे जो भी एलिमेंट आएंगे उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर होगी। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम, ये जो एलिमेंट है लोथर मेयर के कर्व के पीक पोजीशन पे थे, और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलर होती है। आज के दिन में हमें पता है कि लिथियम लिथियम सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम ये ग्रुप 1 के एलिमेंट है, और ग्रुप 1 के एलिमेंट इसलिए इनकी प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलर है। तो पीक पोजीशन पे कौन से एलिमेंट है, पीक पोजीशन पे आपके हैं अल्कली मेटल, अल्कली मेटल, ठीक है। तो ग्राफ में जो सेम पोजीशन पे जितने भी सेम पोजीशन में जो भी एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलर होती है। उसके बाद इस ग्राफ में देखो एक डिसेंडिंग पोजीशन भी है। डिसेंडिंग पोजीशन मतलब नीचे जाती हुई लाइन, ये लाइन नीचे जा रही है डिसेंडिंग पोजीशन, ये लाइन ऊपर जा रही है असेंडिंग पोजीशन, ये नीचे आ रही है तो डिसेंडिंग, ये ऊपर जा रही है असेंडिंग, नीचे आ रही है डिसेंडिंग, असेंडिंग डिसेंडिंग, और ये भी आपका डिसेंडिंग। तो
जो डिसेंडिंग पोजीशन है वो क्या है, सेम पोजीशन है। जो डिसेंडिंग पोजीशन है ये सेम पोजीशन है। डिसेंडिंग पोजीशन पे जो भी एलिमेंट होंगे, डिसेंडिंग पोजीशन पे जो भी एलिमेंट होंगे उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर होगी। क्योंकि ग्राफ का यही रूल है कि जो सिमिलर पोजीशन रखने वाले एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलर होती है। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, तो ये जो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये डिसेंडिंग पोजीशन पे है। ये लाइन नीचे जा रही है, डिसेंडिंग 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 डिसेंडिंग। ये सब जो एलिमेंट है वो कहाँ पे है, डिसेंडिंग पोजीशन पे। और डिसेंडिंग पोजीशन पे तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर होगी। और आज के दिन में हमें पता भी है जो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये आपके ग्रुप 2 के एलिमेंट है और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलर होती है। और इन्हें हम अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं। तो जो डिसेंडिंग पोजीशन है, डिसेंडिंग पोजीशन है, ग्राफ का जो डिसेंडिंग पोजीशन है उस पे कौन से एलिमेंट थे, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। ग्राफ के डिसेंडिंग पोजीशन में कौन से एलिमेंट थे, अल्कलाइन अर्थ मेटल। एक असेंडिंग पोजीशन भी है, जैसे ये लाइन ऊपर जा रही है असेंडिंग, ये लाइन ऊपर जा रही है फ्रेंड असेंडिंग, ये लाइन ऊपर जा रही है असेंडिंग, ये लाइन भी ऊपर जा रही है असेंडिंग, ये सब असेंडिंग पोजीशन है। तो असेंडिंग पोजीशन पे आपके हेलोजन थे, हेलोजन किसे कहते हैं हम, ग्रुप 17 एलिमेंट को, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये आपके हेलोजन है। तो असेंडिंग पोजीशन पे कौन से एलिमेंट थे, हेलोजन थे। असेंडिंग पोजीशन पे आपके हेलोजन थे, ठीक है, समझ में। तो इस तरीके से इन्होंने एक कर्व बनाया था, एक ग्राफ बनाया था, किसके किसके बीच में, एटॉमिक मास वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम के। इन्होंने कहा था कि ग्राफ में जो भी सिमिलर पोजीशन है, सिमिलर पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर होगी, ठीक है। चलिए अब इस ग्राफ में से हमें बस यही 3 बात याद रखना है कि पीक पोजीशन पे इन्होंने अपने ग्राफ पे अल्कली मेटल पे रखा था, अल्कली मेटल को रखा था, और डिसेंडिंग पोजीशन पे अल्कलाइन अर्थ मेटल को रखा था, और असेंडिंग पोजीशन पे हेलोजन को रखा था। बाकी एक कर्व हमें याद नहीं रखना है, ठीक है। चलिए अब ये जो मॉडल है फ्रेंड, ये कुछ हद तक लॉजिकल भी था, है कि नहीं। सारे एलिमेंट का इन्होंने एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम स्टडी करके ये ग्राफ बनाया था, लॉजिकल तो था, और इसका कुछ, इसमें कुछ खामियां भी नहीं थे, इसका कुछ ड्रॉबैक भी नहीं था। फिर भी ये मॉडल ज़्यादातर साइंटिस्टों ने फॉलो नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि इस मॉडल से फ्रेंड, इस मॉडल से या इस कर्व से एलिमेंट की प्रॉपर्टी पढ़ना और कंपेयर करना काफी मुश्किल था। आप देख रहे हैं ना कितनी सारी पोजीशन है, इसमें तो हम 3 ही पोजीशन दिखाया है, पर एक्चुअल जो ग्राफ था उसमें काफी सारी पोजीशन थी। तो इस ग्राफ से एलिमेंट की प्रॉपर्टी पढ़ना और उसको कंपेयर करना काफी मुश्किल था। और इसी सेम वक्त पे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम शायद आप जानते होंगे, मेंडलीव, इन्होंने भी अपना मॉडल प्रपोज किया, और उन्होंने भी अपने मॉडल में सेम बात बताई जो कि इन्होंने ग्राफ में बताया। जिन्होंने ग्राफ पब्लिश करके जो बातें कहा वही बातें मेंडलीव ने भी नहीं कहा, पर मेंडलीव ने उन बातों को टेबल के फॉर्म में बताया, टेबल के फॉर्म में बताया, और ये इन्होंने ग्राफ के फॉर्म में बताया। तो टेबल के फॉर्म में एलिमेंट की प्रॉपर्टी पढ़ना और कंपेयर करना आसान था एज कंपेयर टू ये ग्राफ। इसीलिए ज्यादातर साइंटिस्ट ने क्या किया, मेंडलीव के पीरियड टेबल को फॉलो किया और इस ग्राफ को फॉलो नहीं किया, ठीक है। चलिए समझ में आया। इसका मतलब ये नहीं फ्रेंड ये मॉडल गलत हो गया, इस मॉडल में काफी सारे ड्रॉबैक थे, नहीं, काफी अच्छा मॉडल था, पर इस मॉडल से एलिमेंट की प्रॉपर्टी पढ़ना कंपेयर करना काफी मुश्किल था, इसलिए ज्यादातर साइंटिस्ट ने इस मॉडल को फॉलो नहीं किया। चलिए इसके बाद आए हमारे काफी फेमस साइंटिस्ट जो कि है मेंडलीव। सॉरी, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव ने अपना एक टेबल बनाया जिसे आज की दुनिया में आप पहचानते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के नाम से। इन्होंने जो अपना टेबल बनाया वो एटॉमिक बेस का, सॉरी एटॉमिक मास का यूज करके, एलिमेंट का एटॉमिक मास का यूज करके
इन्होंने अपना क्या किया, पीरियोडिक टेबल बनाया। इट वाज बेस्ड ऑन, इट वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। इनका जो पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, इन्होंने अपना एक लॉ भी पब्लिश किया, जैसे आज की दुनिया में हम पहचानते हैं मेंडलीव मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ के नाम से, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। और ये मेंडलीव पीरियोडिक लॉ आपके क्लास 10th में भी था, है कि नहीं। एक नंबर क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड में कि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या है। तो क्या है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट physical and chemical properties of element are periodic function of atomic mass, of atomic physical and chemical property of element are periodic function of atomic mass। इनका क्या कहना था कि एलिमेंट की जो भी प्रॉपर्टी है, आपके एलिमेंट की जो भी प्रॉपर्टी है वो पीरियोडिक फंक्शन होती है उसके एटॉमिक मास के। मतलब जो एलिमेंट की जो भी प्रॉपर्टी है उसके एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि एक फ्रेंड बहुत बड़ा ड्रॉबैक साबित हुआ। ये जो है एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक साबित हुआ। इनका क्या कहना था, इनका कहना था कि आप क्या करो, एक 5 केजी कॉटन ले लो, 5 केजी आप कॉटन ले लो, रुई ले लो, और आप एक छोटा सा लकड़ी ले लो जिसका वेट 1 केजी है। ठीक है ना, छोटा सा लकड़ी ले लो जिसका वेट 1 केजी है, और एक आप 5 केजी कॉटन ले लो, रुई ले लो। अब दोनों को जलाओ। तो इनका कहना था कि जो है लकड़ी जल्दी जल जाएगा और कॉटन जो है लेट जलेगा, क्योंकि कॉटन का जो वेट होता है वो ज़्यादा होता है और लकड़ी का जो वेट होता है कम होता है। ये गलत है कि नहीं है? आज के समय में आप जानते हैं कि 5 केजी कॉटन जो है वो जल्दी जल जाएगा, लकड़ी को जलने में थोड़ा टाइम लगेगा। पर इनका यही कहना था कि जो एलिमेंट का पीरियोडिक फंक्शन है वो एटॉमिक मास के प्रोपोर्शनल होती है, मतलब जो भी प्रॉपर्टी होती है एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करती है। तो इनका कहना था कि 5 केजी कॉटन या 5 केजी रुई बाद में जलेगा और लकड़ी पहले जल के खत्म हो जाएगा, जो कि गलत है। ठीक है ना, इसी बात से आपको समझ में आ गया होगा कि मॉडल रिजेक्ट होगा कि नहीं होगा। जैसे मॉडल रिजेक्ट तो हो गया, पर ये मॉडल काफी सक्सेसफुल मॉडल था। कुछ समय तक इस मॉडल को काफी साइंटिस्ट ने फॉलो भी किया था। इसमें काफी सारी अचीवमेंट थी, इस मॉडल की काफी सारी अचीवमेंट थी। ठीक है, चलिए अचीवमेंट भी डिस्कस करेंगे, फेलियर भी डिस्कस करेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे। पहले आपको इतना बताइए, समझ में आया? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। क्या कहना था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। यदि यहाँ पे एटॉमिक मास की जगह पे ये एटॉमिक नंबर लिख देते ना, तो शायद इनका मॉडल जो है सक्सेसफुल हो जाता। ठीक है ना, इन्होंने काफी सारी गलतियां की, सबसे बड़ी गलती यही था कि पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास था। चलिए समझ में आया? ये है मेंडली पीरियोडिक लॉ। आप चाहे तो एज इट इज याद कर सकते हैं, हो सकता है आपके स्कूल के एग्जाम में या बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर में पूछ लें। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। चलिए समझ में आया? अब हम देखते हैं कि मेंडली ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया कैसे। तो मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज बनाए, 7 हॉरिजॉन्टल रोज बनाए, जिसका नाम उन्होंने रखा पीरियड्स। ठीक है, अभी बना के दिखाएंगे रफली मॉडर्न, सॉरी, एक रफली मेंडली पीरियोडिक टेबल आपको बना के भी दिखाएंगे। 7 हॉरिजॉन्टल रोज था जिसको इन्होंने पीरियड कहा, और 8 वर्टिकल कॉलम था, एक वर्टिकल कॉलम था जिनको इन्होंने ग्रुप कहा, ग्रुप्स, ग्रुप्स का। ठीक है, 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे और 8 वर्टिकल कॉलम था। अब ये जो 8 वर्टिकल कॉलम है, ग्रुप, ग्रुप को भी इन्होंने 2 पार्टों में डिवाइड किया। जैसे ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ये 2 ग्रुप हैं।
अब ग्रुप 1 को भी इन्होंने दो पार्टों में डिवाइड किया, 1A और 1B। ग्रुप 2 को भी दो पार्टों में डिवाइड किया, 2A और 2B। ठीक है, ऐसे करके उन्होंने ग्रुप को डिवाइड किया, पीरियड को डिवाइड नहीं किया, ग्रुप को भी, हर एक ग्रुप को भी इन्होंने दो पार्टों में डिवाइड किया, ग्रुप ए, ग्रुप बी, और यहाँ पे भी सेकंड ग्रुप को ग्रुप 2A और ग्रुप 2B। ठीक है, चलिए एक रफली मेडली पीरियड टेबल बनाते हैं। इन्होंने 8 वर्टिकल कॉलम बनाए, एक वर्टिकल कॉलम बनाते हैं। ये हो गया आपका एक, ये हो गया आपका 2, 3, 6, 7, 8। इस तरीके से इन्होंने अपना 8 वर्टिकल कॉलम बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन्होंने इसका नाम रखा, ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, और ये आपका 8। तो 8 वर्टिकल कॉलम बनाए जिन्होंने इनका नाम रखा ग्रुप। अब इस ग्रुप को भी इन्होंने दो पार्टों में डिवाइड किया, इस ग्रुप को भी हमने क्या किया, दो पार्टों में डिवाइड किया। जो फर्स्ट ग्रुप है इसको दो पार्टों में डिवाइड किया, ग्रुप फर्स्ट ए और फर्स्ट बी। यहाँ पे भी सेकंड ए और सेकंड बी, यहाँ पे भी थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी, फाइव बी। जितना भी ग्रुप है इसको इन्होंने क्या किया, दो पार्टों में डिवाइड किया। चलिए इतना समझ में आया। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, ग्रुप को भी दो पार्टों में डिवाइड किया। जितना भी ग्रुप है उसने उसको उन्होंने दो पार्टों में डिवाइड किया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। इसके बाद इनके पीरियड टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे, 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे। ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल रो, ये ठीक है ना, ये होता है आपका वर्टिकल रो और ये होता है हॉरिजॉन्टल रो। तो 7 हॉरिजॉन्टल रोज बनेंगे। देखो ये बन गया आपका पहला हॉरिजॉन्टल रो, देखिए ये बन गया आपका दूसरा हॉरिजॉन्टल रो, ये बन गया आपका तीसरा हॉरिजॉन्टल रो, चौथा, फिफ्थ, सिक्स और सेवेंथ। तो 1, ये पूरा 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से इन्होंने अपना 7 हॉरिजॉन्टल रोज बनाए और 8 वर्टिकल कॉलम बनाए, और हर एक वर्टिकल कॉलम को इन्होंने दो पार्टों में डिवाइड किया, ए और बी में, ए बी, ए बी, ए बी, थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी, फिफ्थ ए फिफ्थ बी, सिक्स ए सिक्स बी, सेवेंथ ए सेवेंथ बी, 8A और 8B। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने हर एक ग्रुप को दो पार्ट में डिवाइड किया। इस तरीके से इन्होंने क्या किया, अपना एक मॉडल तैयार किया। समझ में आया फ्रेंड, बताइए। चलिए अब देखते हैं कि इस मॉडल की अचीवमेंट क्या क्या थी। क्यों ये मॉडल सक्सेसफुल रहा, इसकी अचीवमेंट क्या क्या थी। अचीवमेंट, सबसे पहला अचीवमेंट था इस मॉडल का, एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी, एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टीज प्लेस इन सेम ग्रुप, प्लेस इन सेम ग्रुप। तो जो भी एलिमेंट जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज थी, जो भी एलिमेंट जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज थी, उनको इन्होंने सेम ग्रुप में प्लेस किया। जैसे समझ लीजिए ग्रुप 1 में इन्होंने प्लेस किया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो इन तीनों, ये चारों एलिमेंट को इन्होंने क्या किया, ग्रुप 1 में प्लेस किया। इसका क्या मतलब है फ्रेंड, इन चारों एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है वो सेम है, इन चारों एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो सेम है, इसको सेम ग्रुप में प्लेस किया।
ठीक है। तो जो भी एलिमेंट जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज थी उनको इन्होंने क्या किया, एक सेम ग्रुप में प्लेस किया। चलिए समझ में आया पहला अचीवमेंट। दूसरा, इट वाज इजी, इट वाज इजी टू स्टडी एंड एंड कंपेयर द properties of element at one place, at one place। अब देखो, जो एलिमेंट जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टी थी उसको सेम ग्रुप में प्लेस किया। इससे क्या हुआ, हमारे लिए एलिमेंट की स्टडी करना और उसको और दूसरे एलिमेंट से कंपेयर करना आसान हो गया। जैसे लिथियम को हम आसानी से पोटेशियम से हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते थे, तो दोनों सेम ग्रुप के मेंबर है, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी भी क्या होगी, लगभग लगभग सिमिलर ही होगी। तो ये जो मॉडल है उससे क्या हुआ, एलिमेंट की जो स्टडी है और उसको कंपेयर करना आसान हो गया, क्योंकि एलिमेंट को ना टेबल के फॉर्म में हमने अरेंज कर दिया। जितने भी एलिमेंट थे उसको हमने टेबल के फॉर्म में अरेंज कर दिया, क्योंकि लोथरमैन ने ऐसा नहीं किया। लोथरमैन ने क्या किया था, ग्राफ बना के दे दिया था। ठीक है, वहाँ पे एलिमेंट की स्टडी और कंपेयर क्या था, कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल होता था, पर इसमें काफी आसान है। तो लिथियम को हम पोटेशियम से कंपेयर कर लेंगे और दोनों सेम ग्रुप के मेंबर है, उनकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सिमिलर होगी। ये हो गया इनका दूसरा अचीवमेंट। इट वाज इजी टू स्टडी एंड कंपेयर द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट एट वन प्लेस। ठीक है, चलिए समझ आया, फिर बताइए। तीसरा जो इनका अचीवमेंट था, जो सबसे बड़ा अचीवमेंट था, जो तीसरा अचीवमेंट था, जो फ्रेंड इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट था, Mendeleev predicts the properties of some element, properties of some element that are not known, which are was not known, which was not known that time, and left some gap for them। ठीक है, Mendeleev predict the property of some element which was not known that time and left some gap for them। अब मेंडलीव ने क्या किया था, कुछ ऐसे एलिमेंट जो उस समय डिस्कवर नहीं हुए थे, पर उनकी उन्होंने प्रॉपर्टी प्रिडिक्ट कर लिया था और उसके लिए जगह भी छोड़ दिया था। जैसे देखिए, एक छोटा सा मैं पार्ट ले रहा हूँ मेंडलीव पीरियड टेबल का, थर्ड ग्रुप और ये आपका फोर्थ ग्रुप। थर्ड ग्रुप में भी आपको पता है दो होगा, एक ए और एक बी। तो जो ए था उसमें बेरिलियम था, और यहाँ पे आपका एल्यूमिनियम था, यहाँ पे बोरोन, और बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम। तो थर्ड ग्रुप थर्ड है, और इसमें क्या है, ग्रुप थर्ड में भी दो ग्रुप है, ये ए और ये बी, एक ए और ये बी। तो आपको दिख रहा है ना, बोरोन के नीचे इसने थोड़ा सा एक जगह छोड़ दिया था, और एल्यूमिनियम के नीचे फिर इसने क्या किया था, थोड़ा सा एक जगह छोड़ दिया था, खाली जगह छोड़ दिया था। इसके बाद ये आपका ग्रुप 4 है, तो इसमें भी देखो ये ए और ये बी, ग्रुप 4 में भी आपका एक ए है और एक बी है। तो बोरोन के नीचे क्या किया था, मेंडलीव ने एक जगह छोड़ दिया था। उनका कहना था कि यहाँ पे एक एलिमेंट फ्यूचर में डिस्कवर होगा, फ्यूचर में एक एलिमेंट यहाँ पे डिस्कवर होगा जो कि आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। एल्यूमिनियम के नीचे भी उन्होंने क्या किया था, एक जगह छोड़ दिया था और कहा था कि फ्यूचर में कोई एक एलिमेंट होगा जो डिस्कवर होगा, उसको यहाँ पे रख सकते हो। इतना ही नहीं, जो एलिमेंट फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले उसकी प्रॉपर्टी को भी प्रिडिक्ट कर लिया था, तो ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी दिखाएगा। उन्होंने सबसे पहले उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी
प्रिडिक्ट कर ली थी और लिख दिया था कि एलिमेंट ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी दिखाएगा और इसके लिए खाली जगह भी छोड़ दिया था। और ये इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट था। फ्यूचर में एलिमेंट डिस्कवर हुआ और उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो एग्जैक्ट सेम थी जो कि मैंडली बता के गए थे। और ये जो एलिमेंट जिनके लिए इन्होंने जगह छोड़ा था उसका उन्होंने नाम भी दिया। जैसे ये जो जगह इन्होंने छोड़ा है ये किसके नीचे है? बोरोन के नीचे। तो जगह जो है बोरोन के नीचे, इसलिए उन्होंने इसका नाम दिया एका बोरोन। एका बोरोन, एका का मतलब होता है नीचे, तो बोरोन के नीचे या बिलो। तो बोरोन के नीचे एक जगह है जिसका इन्होंने नाम रखा है एका बोरोन। बाद में ये जो एलिमेंट है एका बोरोन ये स्कैंडियम बना। ठीक है ना, स्कैंडियम बना। और स्कैंडियम की जो भी प्रॉपर्टी या एका बोरोन की जो भी प्रॉपर्टी बता के गए थे मैंडली वो एग्जैक्टली सेम थी स्कैंडियम की। ठीक है। एल्यूमिनियम के नीचे भी उन्होंने जगह छोड़ा था, इसका नाम इन्होंने क्या रखा? एका एल्यूमिनियम। एका एल्यूमिनियम। बाद में एका एल्यूमिनियम डिस्कवर हुआ और वो आपका हुआ गैलियम। गैलियम जो है वो एका एल्यूमिनियम बना। और गैलियम की जो प्रॉपर्टी थी एग्जैक्टली सेम थी एका एल्यूमिनियम की तरह। ठीक है ना, गैलियम की जो प्रॉपर्टी एग्जैक्टली सेम थी एक का एल्यूमिनियम की तरह। तो इन्होंने फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लिया था और इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट यही था। इन्होंने कुछ प्रॉपर्टी कुछ एलिमेंट की इन्होंने प्रॉपर्टी प्रेडिक्ट कर ली थी और उसके लिए खाली जगह छोड़ दिया था अपने टेबल में और उसकी प्रॉपर्टी भी बता के गए थे। और बाद में क्या हुआ, वो एलिमेंट डिस्कवर हुआ और उसकी प्रॉपर्टी एग्जैक्टली सेम थी जो कि मैंडली बता के गए थे। वैसे ही सिलिकॉन के नीचे भी जगह इन्होंने छोड़ा था, उसका नाम था एका सिलिकॉन। एका सिलिकॉन। और एका सिलिकॉन बाद में आपका जर्मेनियम निकल के आया और जर्मेनियम की प्रॉपर्टी एग्जैक्टली सेम थी एका सिलिकॉन की तरह। ठीक है, इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट यही था कि कुछ एलिमेंट को प्रॉपर्टी प्रेडिक्ट करना और उसके लिए खाली जगह छोड़ देना। चलिए समझ में आया। ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि एका एल्यूमिनियम किस एलिमेंट को कहा जाता है? गैलियम को। ठीक है, एका सिलिकॉन किसको कहा जाता है? जर्मेनियम को। एका बोरोन किसको कहा जाता है? स्कैंडियम को। ये था मेंडलिंग की पीरियोडिक टेबल का अचीवमेंट। ठीक है ना, क्या क्या अचीवमेंट था बताइए फ्रेंड। जितने भी एलिमेंट है जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टी थी उसको सेम ग्रुप में प्लेस किया। जितनी भी एलिमेंट थी जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी उसको सेम ग्रुप में प्लेस कर दिया। इससे क्या हुआ कि एलिमेंट को पढ़ना और उसको और एलिमेंट से कंपेयर करना आसान था। एलिमेंट को पढ़ना और उसे और एलिमेंट से कंपेयर करना क्या था? आसान था। एक और इनका काफी बड़ा अचीवमेंट था कि इन्होंने क्या किया था, कुछ एलिमेंट की प्रॉपर्टी को प्रिडिक्ट कर लिया था जो कि उस समय डिस्कवर नहीं हुआ था, फ्यूचर में बाद में डिस्कवर हुआ और उसकी प्रॉपर्टी एज एज इट इज सेम थी जो कि मैंडली बता के गए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि ड्रॉबैक क्या था इस मॉडल के, लिमिटेशन। लिमिटेशन ऑफ मैंडली पीरियोडिक टेबल। लिमिटेशंस ऑफ मैंडली पीरियोडिक टेबल। जो सबसे पहला लिमिटेशन था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन was not specified, was not specified। जो हाइड्रोजन था उसकी वो एग्जैक्ट पोजीशन बता के नहीं गए। जो हाइड्रोजन है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बता के नहीं गए और आज के समय में भी हाइड्रोजन की एग्जैक्ट पोजीशन है नहीं। जैसे आपको पीरियोडिक टेबल में दिखता है कि हाइड्रोजन ग्रुप 1 में प्लेस किए हैं, पर हाइड्रोजन जो है ये ग्रुप 17 एलिमेंट के साथ भी अपनी क्या करता है, प्रॉपर्टी की सिमिलरिटी दिखाता है। इसलिए हम हाइड्रोजन को भी नहीं बोल सकते हाइड्रोजन ग्रुप 1 का ही मेंबर है। इसलिए जो अच्छा पीरियोडिक टेबल होता है या अलग से आप पीरियोडिक टेबल खरीदते हो उसमें आप देखते हो कि हाइड्रोजन को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बीच में ऊपर में रखा होता है, क्योंकि हाइड्रोजन की पोजीशन आज तक भी हम नहीं बता पाए हैं कि हाइड्रोजन ग्रुप 1 का मेंबर है, ग्रुप 17 का मेंबर है। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नॉट स्पेसिफाइड। उसके बाद पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स, आइसोटोप्स was not specified। Isotopes are element, isotopes are element
एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर but different atomic mass, but different atomic mass। तो जो मॉडर्न ये जो मेंडली का पीरियोडिक टेबल था फ्रेंड, वो एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड था, है कि नहीं। मेंडली का जो पीरियोडिक टेबल था एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड था। उन्होंने एलिमेंट को एटॉमिक मास के हिसाब से क्या किया, अरेंज किया। उन्होंने एलिमेंट को एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया। तो यदि ऐसा ही है तो हर एक आइसोटोप्स को अलग पोजीशन मिलना चाहिए। जैसे आपको पता है कि हाइड्रोजन का तीन आइसोटोप होता है, 1, 2 और 3। अब ये तीनों आइसोटोप्स जो है उसका एटॉमिक नंबर तो 1 है, 1 1 1, एटॉमिक मास जो है अलग अलग है। इसका एटॉमिक मास 1 है, इसका एटॉमिक मास 2 है और ये एटॉमिक मास 3 है। क्योंकि मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड था, तो इन तीनों को अलग अलग पोजीशन मिलना चाहिए था, क्योंकि इन तीनों का जो एटॉमिक मास है अलग है। इसका एटॉमिक मास 1 है, इसका एटॉमिक मास 2 है और इसका एटॉमिक मास 3 है। तो इन तीनों को अलग अलग पोजीशन मिलना चाहिए, क्योंकि इन तीनों का एटॉमिक मास जो है अलग अलग है। ऐसा उन्होंने किया नहीं, इन तीनों को एक ही पोजीशन दिया, इन तीनों को एक ही पोजीशन दिया, इसलिए इनका जो टेबल है वो गलत हो गया। आज के समय में इन तीनों को भी पीरियोडिक टेबल में एक ही पोजीशन मिला है, पर आज के समय में ये बात सही भी है, क्योंकि जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, आपका जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है। तो तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, इसलिए इसको एक ही पोजीशन मिला है। पर क्योंकि मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड था, एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड नहीं था, यदि एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड होता तो फिर एक ही पोजीशन देते फिर चलता। पर क्योंकि एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड था, तो इन तीनों का एटॉमिक मास क्या है फ्रेंड, अलग अलग है। इन तीनों को अलग अलग पोजीशन देना चाहिए था, नहीं दिया, एक ही पोजीशन दिया। इसलिए इनका मॉडल क्या हुआ, ये भी इनके मॉडल का एक लिमिटेशन था। समझ में आया? चलिए एक और लिमिटेशन था, मेंडलीव do not follow his own law at some places, ठीक है ना। मेंडलीव डू नॉट फॉलो हिज ओन लॉ एट सम प्लेस। मेंडलीव ने क्या किया, कुछ जगहों पे उन्होंने खुद के लॉ भी फॉलो नहीं किए। मेंडलीव ने कुछ जगह पे खुद के ही लॉस फॉलो नहीं किए थे। जैसे मेंडलीव का लॉ क्या था, मेंडलीव ने एलिमेंट को अरेंज किया था इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने क्या किया था, एलिमेंट को अरेंज किया था। जैसे देखिए हाइड्रोजन और लिथियम, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और लिथियम का एटॉमिक मास होता है 6। तो पहले पोजीशन कौन लेगा मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, हाइड्रोजन, क्योंकि इसका एटॉमिक मास कम है और लिथियम का एटॉमिक मास ज्यादा है, तो बाद में पोजीशन लेगा। ठीक है, चलिए यदि यही इनका लॉ था तो आप बताइए फ्रेंड, ऑर्गन और पोटेशियम में से कौन पहले पोजीशन लेगा। ऑर्गन का एटॉमिक मास होता है 40 और पोटेशियम का होता है 39। तो पहले पोजीशन किसको लेना चाहिए, जिसका एटॉमिक मास कम है वो पहली पोजीशन लेगा और जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है वो बाद की पोजीशन लेगा। तो पोटेशियम का एटॉमिक मास कम है तो इसको पहले पोजीशन लेना चाहिए था, और ऑर्गन का एटॉमिक मास ज्यादा है तो इसको बाद में पोजीशन लेना चाहिए था। ऐसा उन्होंने नहीं किया, ऑर्गन को पहले रखा और पोटेशियम को बाद में रखा, क्योंकि ऑर्गन की प्रॉपर्टी जो है उस ग्रुप से मैच कर रही थी। और बताइए, तो टेलोरियम और आयोडीन, इनके साथ भी इन्होंने यही गलती किया था कि टेलोरियम का जो एटॉमिक मास था वो था 127.2 और आयोडीन का जो एटॉमिक मास था 127। तो किसको पहले आना चाहिए था, आयोडीन को पहले आना चाहिए था, क्योंकि आयोडीन का एटॉमिक मास कम है और इसका ज्यादा है। पर इन्होंने ऐसा नहीं किया, टेलोरियम को पहले रखा और आयोडीन को बाद में रखा। ये भी इनका एक मॉडल का लिमिटेशन था। कुछ जगहों पे उन्होंने खुद के नियम भी फॉलो नहीं किए। उन्होंने क्या किया, जिस एटम का एटॉमिक मास कम है उसको बाद में रखा, और उनका रूल यही था
कि जिस एटम का एटॉमिक मास कम है उसको पहले रखना है और जिसका ज्यादा है उसको बाद में रखना है। पर ये दो जगह पे उन्होंने अपने खुद के लॉ को भी नहीं फॉलो किया। इस तरीके से उनके मॉडल के भी कुछ लिमिटेशन थी और उनका मॉडल जो है वो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, समझ में आया? चलिए, इसके बाद आए हमारे एक नए साइंटिस्ट हेनरी मॉसले। हेनरी मॉसले ने क्या प्रपोज किया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसको हेनरी मॉसले ने प्रपोज किया था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉसले ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसे हम मॉसले एक्सपेरिमेंट के नाम से पहचानते हैं। मॉसले एक्सपेरिमेंट्स। मॉसले एक्सपेरिमेंट, इसमें उन्होंने क्या किया? एक एक्स रेस को एटम से पास किया, अलग अलग एलिमेंट के एटम से एक्स रेस को पास किया। इस बॉक्स में उन्होंने एटम रखा अलग अलग एलिमेंट के, और जैसे ही एक्स रेस इस एटम से पास होगा ये एटम क्या इमिट करेगा? फ्रीक्वेंसी इमिट करेगा। ये एटम जो है आपका फ्रीक्वेंसी इमिट करेगा। और उन्होंने क्या किया? अलग अलग एटम के लिए अलग अलग एटम से निकलने वाले फ्रीक्वेंसी को स्टडी किया। अलग अलग एटम से निकलने वाले फ्रीक्वेंसी को उन्होंने स्टडी किया। इन्होंने क्या किया? सबसे पहले एक्स रेस को अलग अलग एलिमेंट के एटम पे पास किया और एटम से जो फ्रीक्वेंसी निकल रहा था उसको उन्होंने स्टडी किया। और वो ऐसे एक्सेप्ट कर रहे थे कि जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी? एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करेगी। जो इस एटम से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी है वो एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करेगी। जैसे देखिए ऑर्गन और पोटेशियम, तो ऑर्गन का एटॉमिक मास ज्यादा है और पोटेशियम का कम है। तो उनका ऐसा मानना था क्योंकि ऑर्गन का एटॉमिक मास ज्यादा है तो ऑर्गन ज्यादा फ्रीक्वेंसी इमिट करेगा, और पोटेशियम का एटॉमिक मास कम है तो ये क्या करेगा? इसका फ्रीक्वेंसी कम होगा। ऑर्गन का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा और पोटेशियम का फ्रीक्वेंसी कम होगा। ये ऐसा एक्सेप्ट कर रहे थे, पर हुआ जस्ट इसका उल्टा। ऑर्गन का ऑर्गन का जो फ्रीक्वेंसी था क्या था? कम था। ऑर्गन के एटम के फ्रीक्वेंसी जो था कम था, और पोटेशियम के एटम का जो फ्रीक्वेंसी था वो ज्यादा था। पर वो ये तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वो तो मैडलिब की बातों को वेरीफाई कर रहे थे। मैडलिब ने क्या कहा था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। किसी भी एलिमेंट के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है उसके एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करती है। यदि ऐसा ही है तो ऑर्गन से ज्यादा फ्रीक्वेंसी निकलना चाहिए था, क्योंकि ऑर्गन का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना चाहिए था क्योंकि ऑर्गन का जो एटॉमिक मास होता है वो ज्यादा होता है। अब पोटेशियम का फ्रीक्वेंसी कम होना चाहिए था क्योंकि पोटेशियम का एटॉमिक मास जो होता है कम होता है। पर ऐसा हुआ नहीं, ऑर्गन का फ्रीक्वेंसी कम आया और पोटेशियम का फ्रीक्वेंसी ज्यादा आया। अब इन्होंने इसका रीजन ढूंढा ऐसा क्यों हो रहा है, तो इनको इसका रीजन मिला कि क्योंकि ऑर्गन का एटॉमिक नंबर कम है और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। ऑर्गन का एटॉमिक नंबर कम है और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। तो क्योंकि पोटेशियम का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी बना रहा है, इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। और ऑर्गन का एटॉमिक नंबर कम है तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या है? कम है। तो ऑर्गन का एटॉमिक नंबर कम है तो इसका फ्रीक्वेंसी कम है, और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर ज्यादा है इसका फ्रीक्वेंसी भी क्या है? ज्यादा है। तो इनका कहना था कि जिस तरीके से फ्रीक्वेंसी जो है वो एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड कर रही है ना कि एटॉमिक मास के ऊपर, उस तरीके से एलिमेंट के जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है, किसी भी एलिमेंट के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करेगी ना कि एटॉमिक मास के ऊपर। ठीक है, तो इन्होंने लॉ प्रपोज किया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन, आर पीरियोडिक
फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट और पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। देखो यहाँ पे इन्होंने चेंज किया, एटॉमिक मास की जगह पे वो एटॉमिक नंबर लेके आ गए, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने इस बात को प्रूव भी किया कि किसी भी एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि एटॉमिक मास के ऊपर। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? इसका उन्होंने एक इक्वेशन भी बनाया, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू जेड ए माइनस ए बी, जेड ए माइनस ए बी, तो ए जेड माइनस ए बी। किताबों में ऐसा लिखा रहता है, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ए माइनस जेड वाई जेड माइनस वी। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट से इक्वेशन भी बनाया। इसका आप ग्राफ भी बना सकते हैं। इसका ग्राफ बनेगा फ्रेंड, देखो ये बनेगा आपका y, ये बनेगा आपका m, ये बनेगा आपका x और माइनस c। ये वाला ग्राफ बनेगा y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। y की जगह पे आप रखेंगे अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और x की जगह पे रखेंगे z, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन के आएगा। ठीक है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन के आएगा। चलिए समझ में आया? इस ग्राफ को आप नीचे से भी बना सकते हैं, कि आप नीचे से बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी जेड, ये आपका हो गया सी इंटरसेप्ट, जिसकी वैल्यू होगी ए बी, ये इंटरसेप्ट, इसका स्लोप जो होगा फ्रेंड, स्लोप वो होगा आपका ए। ठीक है, ये आपका m जो है ये स्लोप बनता है, और ये सी इंटरसेप्ट होता है, ये आपका ए बी, ये होगा। ठीक है, तो इसका कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, चलिए, तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में इस बात को प्रूव कर दिया कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट के, वो पीरियोडिक फंक्शन होती है एटॉमिक नंबर की, एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है ना, ऐसा नहीं उन्होंने सिर्फ एक ही एलिमेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, काफी सारे एलिमेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, और हर एलिमेंट के लिए उन्होंने इक्वेशन और ग्राफ लिखा। ग्राफ का नेचर हर एलिमेंट के लिए ऐसा ही आ रहा था, बस वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू अलग अलग थी। कहीं पे यहाँ से ग्राफ बन रहा था, कहीं पे यहाँ से ग्राफ बन रहा था, और ग्राफ का नेचर ऐसा ही था। ठीक है, चलिए, जैसे हाइड्रोजन के लिए उन्होंने हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स लेके आए। इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स के ऊपर ये एक्स रेस पास किया, इनको तीनों से एक ही फ्रीक्वेंसी मिला, हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप से इनको सेम फ्रीक्वेंसी मिला। पर मेंडलीव के हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इन तीनों का जो एटॉमिक मास है वो अलग अलग है। यदि पीरियोडिक फंक्शन, यदि किसी भी एलिमेंट की जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी है पीरियोडिक फंक्शन होती है एटॉमिक मास के ऊपर, तो इन तीनों के अलग अलग फ्रीक्वेंसी निकलना चाहिए था, क्योंकि इन तीनों का एटॉमिक मास अलग अलग है, पर इन तीनों से सेम फ्रीक्वेंसी निकला। इसका मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी जो है आपका एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि तीनों एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम है, इसलिए इन तीनों की फ्रीक्वेंसी भी क्या है, सेम है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया फ्रेंड? चलिए, तो फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, ये कहना था मॉसले सर का, हेनरी मॉसले सर का। चलिए, अब ये मॉडल सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ, वो तो तब हमें पता चलेगा ना, जब ये मेंडली का जो भी लिमिटेशन था, मेंडली के पीरियोडिक टेबल का जो भी लिमिटेशन था, यदि उसको यदि ये मॉडल रिजॉल्व कर दे, उसके रिजॉल्व कर दे, तो हम बोलेंगे कि ये सक्सेसफुल मॉडल था। यदि ऐसा नहीं कर पाएगा, हम भी इसको सक्सेसफुल मॉडल नहीं बोलेंगे। मेंडली के पीरियोडिक में जो भी ड्रॉबैक था, जो भी ड्रॉबैक था, उसको यदि ये मॉडल सही कर दे फ्रेंड, तभी तो हम बोलेंगे ना ये सक्सेसफुल मॉडल है। ऐसा नहीं कर पाएगा, हम बोलेंगे कि सक्सेसफुल मॉडल नहीं है। चलिए, अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस। एडवांटेजेस, आपके मॉडल टेबल के क्या क्या एडवांटेजेस है। सबसे पहला, क्या ये पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के पोजीशन को स्पेसिफाई कर पाया? नहीं फ्रेंड, हाइड्रोजन के पोजीशन को ये स्पेसिफाई नहीं कर पाया। ना मेंडली के पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की कोई पोजीशन को स्पेसिफाई किया गया था, ना इस मॉडल पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन को स्पेसिफाई किया गया।
हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर होती है ग्रुप 1 की तरह भी और ग्रुप 17 की तरह भी, इसलिए हम नहीं बता सकते हैं कि हाइड्रोजन कहाँ पे रखना चाहिए, ग्रुप 1 में कि ग्रुप 17 में, इसलिए हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को उसके बीच में रख देते हैं। उसकी प्रॉपर्टी दोनों की सिमिलर होती है, ग्रुप 1 के भी और ग्रुप 17 के भी। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नॉट स्पेसिफाई, हाँ पर आइसोटोप की जो पोजीशन है उसको इस टेबल ने स्पेसिफाई कर दिया। पोजीशन ऑफ आइसोटोप, पोजीशन ऑफ isotopes are specified, position of isotopes are specified. Isotopes are element, isotopes are element which are which have same atomic number but different atomic masses, but different atomic masses. तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स आर स्पेसिफाइड, आइसोटोप की जो पोजीशन है उसको स्पेसिफाई कर दिया। क्यों? देखिए, जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है फ्रेंड, ये एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड था, है कि नहीं? जो मेंडली का पीरियोडिक टेबल था ये एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड था, एलिमेंट का जो पोजीशन दिया गया था वो उसके एटॉमिक मास के हिसाब से दिया गया था। पर ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को पोजीशन दिया गया था वो उसके एटॉमिक नंबर के ऊपर दिया गया था। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट और द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। तो जो आपके आइसोटोप्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का जो 3 आइसोटोप्स है, अब इनका एटॉमिक मास तो अलग अलग है, इन तीनों आइसोटोप्स का एटॉमिक मास तो अलग अलग है, पर इनका एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है। इनका एटॉमिक नंबर क्या है फ्रेंड? सेम है। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में इनको अलग अलग पोजीशन मिलना चाहिए था, क्योंकि मेंडली का पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड था, तो तीनों का एटॉमिक मास अलग अलग है, इन तीनों को अलग अलग पोजीशन मिलना चाहिए था। पर क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है, जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है, इसलिए इन एलिमेंट को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अलग अलग पोजीशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन तीनों का एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। इसलिए जो आइसोटोप्स था उसकी पोजीशन स्पेसिफाई कर दी गई, आइसोटोप की जो पोजीशन है उसको स्पेसिफाई कर दिया गया आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, चलिए और बताइए और क्या ड्रॉबैक था कि कुछ जगह पे मेंडली ने खुद के लॉ भी फॉलो नहीं किए थे, जैसे ऑर्गन और पोटेशियम में ऑर्गन को पहले रखा और पोटेशियम को बाद में रखा, क्योंकि ऑर्गन का एटॉमिक मास ज्यादा है और पोटेशियम का एटॉमिक मास कम है। यदि पोटेशियम का एटॉमिक मास कम है तो उसको पहले रखना चाहिए था और ऑर्गन को बाद में रखना चाहिए था। पर इसको भी इस मॉडल ने एक्सप्लेन किया कि क्यों ऑर्गन पहले आएगा और पोटेशियम बाद में आएगा। तो एनामोलस पोजीशन ऑफ एलिमेंट आर रिजॉल्व, was रिजॉल्व होगा, was resolved, anomalous position of element was resolved as modern periodic table, as modern periodic table based on atomic नंबर। क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के ऊपर था, इसलिए उन्होंने क्या किया, जो कुछ जगहों पे मेंडलीव ने गलत किया था, अपने रूल को फॉलो नहीं किया था, उसको भी रिजॉल्व कर दिया। जैसे देखिए, ऑर्गन ऑफ पोटेशियम में से ऑर्गन को पहले रखा क्योंकि ऑर्गन का एटॉमिक नंबर था 40 और पोटेशियम का 39, जबकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, पोटेशियम को पहले रखना चाहिए था और ऑर्गन को बाद रखना चाहिए था। तो क्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने पोटेशियम को पहले रख दिया?
नहीं, इस टेबल ने भी ऑर्गन को ही पहले रखा और पोटेशियम को भी बाद में रखा, पर उसका आंसर था इस मॉडल इस टेबल के पास, क्योंकि ऑर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है और पोटेशियम का 19 होता है। ऑर्गन का एटॉमिक नंबर जो होता है फ्रेंड 18 होता है और पोटेशियम का 19 होता था, इसलिए हमने ऑर्गन को पहले रखा है। तो इसका आंसर इस टेबल के पास तो है, मॉडर्न पीरियड टेबल में हेनरी मॉर्सले सर के पास इसका आंसर है कि क्यों ऑर्गन पहले आया और पोटेशियम बाद में आया, तो मेंडलीव सर के पास इसका आंसर नहीं था। ठीक है, तो ऐसी पोजीशन, एलिमेंट की ऐसी पोजीशन जहां पे मेंडलीव ने गलत किया था, उसको भी इस मॉडल ने क्या किया, रिजॉल्व कर दिया, क्योंकि आपका जो मॉडर्न पीरियड टेबल था किसके ऊपर बेस था, ये आपका मॉडर्न पीरियड टेबल एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस था। एक जगह पे और गलत किया था, टेलोरियम और आयोडीन में, टेलोरियम को पहले रखा था क्योंकि इसका एटॉमिक मास ज्यादा था, और आयोडीन को बाद में रखा था क्योंकि इसका एटॉमिक मास, क्योंकि जबकि उसका एटॉमिक मास क्या है, कम है। पर इस मॉडल ने भी क्या किया, इस बातों को एक्सप्लेन कर दिया कि क्योंकि टेलोरियम का एटॉमिक नंबर कम है इसलिए उसको पहले रखा, आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो उसको बाद में रखा। तो जितनी भी एनामोलस पोजीशन थी एलिमेंट को, उसको भी इस मॉडल ने क्या किया, रिजॉल्व कर दिया। इसलिए ये मॉडल जो है सक्सेसफुल मॉडल है। तो इसका जो ड्रॉबैक है फ्रेंड, एक ही ड्रॉबैक है, यदि हम इसका ड्रॉबैक पता करेंगे तो एक ही ड्रॉबैक निकल के आएगा कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नॉट स्पेसिफाई। हाइड्रोजन की पोजीशन का आज तक हम स्पेसिफाई नहीं कर पाए कि हाइड्रोजन ग्रुप 1 का मेंबर है कि ग्रुप 17 का मेंबर है। उसकी प्रॉपर्टी दोनों की तरह सिमिलर है, ग्रुप 1 की तरह भी है, जो जैसी प्रॉपर्टी ग्रुप 1 दिखाता है वैसी प्रॉपर्टी भी आपका हाइड्रोजन दिखाता है, और जैसी प्रॉपर्टी ग्रुप 17 एलिमेंट दिखाते हैं, हाइड्रोजन दिखाते हैं, वैसी प्रॉपर्टी भी आपका हाइड्रोजन दिखाता है। इसलिए हम ना उसको ग्रुप 1 में रख सकते हैं, यदि ग्रुप 1 में रखेंगे तो उसके पास ग्रुप 17 वाली प्रॉपर्टी भी है। आप रखने को तो आप उसको ग्रुप 17 में भी रख सकते हैं, ग्रुप 1 में आपने क्यों रखा, यदि आप ग्रुप 17 में रखने तो क्योंकि उसके पास ग्रुप 1 की प्रॉपर्टी है तो आप उसको ग्रुप 1 में भी रख सकते हैं। तो इस बातों से पीछा छुड़ाने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपका पीरियड टेबल है उसके हम टॉप पे हाइड्रोजन रख देते हैं, मतलब हाइड्रोजन ग्रुप 1 का भी मेंबर है, हाइड्रोजन ग्रुप 17 का भी मेंबर है। ठीक है, चलिए अब हम बनाते हैं अपना मॉडर्न पीरियड टेबल। तो मॉडर्न पीरियड टेबल के जितने भी एलिमेंट है आपको एज इट इज याद होना चाहिए, ठीक है ना। हम आज के लेक्चर में याद करना भी सीखेंगे ट्रिक से, सिंबल से याद करेंगे तो हो सकता है याद ही ना हो, पर हम ट्रिक लगा के इस्तेमाल करेंगे तो काफी आसानी से याद कर लेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि मॉडर्न पीरियड टेबल में कितने रोज थे और कितने कॉलम्स थे। तो जो आपका मॉडर्न पीरियड टेबल है फ्रेंड, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे, 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे जिसको पीरियड कहा गया। जो हॉरिजॉन्टल रोज कितने थे, 7 थे जिसको पीरियड कहा गया, और 18 वर्टिकल कॉलम थे, 18 वर्टिकल कॉलम थे जिसको ग्रुप्स कहा गया, जिसको ग्रुप्स कहा गया। ठीक है, तो 7 हॉरिजॉन्टल रोज था और 18 वर्टिकल कॉलम था जिसे ग्रुप्स कहा गया। चलिए बनाते हैं, कितने कॉलम से, 18 कॉलम बनाते हैं। एक, दो, तीन, बड़ा बड़ा बनना है, तीन, चार, ठीक है ना, 1 2 3 4, 5 6 7 8 9 10 11। बन नहीं रहा है, काफी बड़ा बड़ा बन जा रहा है, एक काम करते हैं इसको मिटा के ऑफिस बनाते हैं।
तो 18 वर्टिकल कॉलम थे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना समझ में आ गया? 12। इसके बाद 13 14 15 13 14 15 16 17 और ये आपका 18। ठीक है, तो इस तरीके से 18 कॉलम थे। ठीक है, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। और कितने 7 जो थे आपके पीरियड थे, तो 7 पीरियड बनाते हैं। ये हो गया फर्स्ट पीरियड। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड पीरियड। समझ में आ रहा है? फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, ये आपका थर्ड पीरियड, ये फोर्थ, ये आपका फिफ्थ, सिक्स्थ और एक पीरियड होगा सेवेंथ। तो 18 वर्टिकल कॉलम थे और 7 पीरियड थे। देखिए समझ में आ रहा है? इसको चाहे तो आप यहाँ से मिटा सकते हैं। देखो पहला पीरियड, ये आपका दूसरा पीरियड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां। तो 7 पीरियड थे और 18 कॉलम थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो आपका 18 कॉलम था और 7 पीरियड था। ये था आपका कॉलम नंबर 1, ये 2, ये आपका 3। ग्रुप्स बोलते हैं वर्टिकल कॉलम को, क्या बोलते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं। तो ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। इस तरीके से आपका 18 ग्रुप थे। समझ आया फ्रेंड? टोटल कितने? 18 ग्रुप्स थे और 7 पीरियड थे। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे 7 पीरियड थे। अभी जो फर्स्ट ग्रुप है इसको हम ऐसे भी प्रोनाउंस करते हैं, फर्स्ट ए, इसको फर्स्ट बी, सेकेंड ए, इसको थर्ड ए, यहाँ पे लिख दो थर्ड ए, इसको हम बोलते हैं फोर्थ ए, इसको हम बोलते हैं फिफ्थ ए, इसको हम बोलते हैं सिक्स ए, सेवेंथ ए। ठीक है, इसको हम 1 ए बोलते हैं, 2 ए, 3 ए, 4 5 6 7। इसका दिए 8 9 10, हम इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट बी। ये भी आपको याद होना चाहिए फ्रेंड। सॉरी, फर्स्ट बी नहीं, 8 ए, 8 ए। ठीक है,
ये सब भी आपको याद होना चाहिए किसको क्या कहते हैं। इसको फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स, सेवन, और इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, 8 ए। अब इसको आप बोलते हैं फर्स्ट बी, फर्स्ट बी। ग्रुप 11 को क्या बोलते हैं, फर्स्ट बी। ग्रुप 12 को बोलते हैं आप सेकंड बी। इसको आप बोलते हैं थर्ड बी। इसको आप बोलते हैं फोर्थ बी। इसको आप बोलते हैं फिफ्थ बी। ये आपका सिक्स्थ बी। ये आपका सेवेंथ बी। और इसको हम बोलते हैं जीरो ग्रुप। हम क्या बोलते हैं, जीरो। ये भी आपको याद होना चाहिए किस ग्रुप को क्या कहते हैं। ठीक है, जैसे ग्रुप 5 को हम क्या बोलते हैं, 5A भी बोलते हैं। ग्रुप 12 को हम 2B भी कहते हैं। ग्रुप 15 को हम 5B भी कहते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फ्रेमवर्क। अब इसमें एलिमेंट भी फिट करेंगे, टेंशन ना ले। चलिए एलिमेंट फिट करना स्टार्ट करें। तो एलिमेंट आपको ट्रिक से याद करना है। देखो पहले ग्रुप का जो ट्रिक है वह है लीना, है लीना को रब से फरियाद। ऐसे ट्रिक से आपको याद करना है लीना को रब से फरियाद। ठीक है। सेकंड ग्रुप का जो ट्रिक है वो है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, या बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। जो याद करना है याद कर लीजिए। तो पहले ग्रुप का ट्रिक क्या बताइए, है ली ना को रब से फरियाद, बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी या बाप रोए। तो इतना समझ में आया। इसके बाद इसका जो है वह बैगन आलू गाजर इन थैला। क्या ट्रिक, बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, ठीक है ना। चलिए अगला क्या है, तो काशी, काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु, या इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, कहे सीता जी सुने प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु। और आपको फ्रेंड ऐसे ही ट्रिक से क्या करना है, सारे के सारे टेबल याद करना है। जैसे सिंबल याद नहीं करना है, ट्रिक्स याद करना है। ठीक है, चलिए एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। है ली ना को रब से फरियाद, बेटी या बेटा जो भी, वैसे मेरे पापा मुझे नहीं देते, मेरी बहन को ही देते हैं, जो भी चीज़ की डिमांड करती हो तो मैं बेटी बोलता हूँ। यदि आपके पापा आपको देते हैं तो आप बेटा बोल सकते हैं। बेटी या बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी या बाप रोए, बैगन आलू गाजर इन थैला, काशी गए संत प्रभु। यहाँ पे देखिए नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, नई परोसन, नई परोसन ऐश्वर्या से भी सुंदर। ठीक है, वैसे इस एलिमेंट को याद नहीं रखना है, ये रेडियो एक्टिव होते हैं। तो नई परोसन ऐश्वर्या से भी सुंदर, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। इसका देखिए ओल्ड स्टाइल से तेल पॉलिश, ओल्ड स्टाइल से तेल पॉलिश, ओल्ड स्टाइल से तेल पॉलिश। ठीक है, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। है ली ना को रब से फरियाद, बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी या रोए, बैगन आलू गाजर इन थैला, काशी गए संत प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु। तो में से आपको जो याद करना है याद कर लीजिए। इसमें बताइए नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, या तो ये ट्रिक लगाइए, या नई परोसन ऐश्वर्या से भी सुंदर, नई परोसन ऐश्वर्या से भी सुंदर।
ओल्ड स्टाइल से तेल पॉलिश, ओल्ड स्टाइल से तेल पॉलिश। इसमें देखिए, फर्स्ट क्लास बिरयानी आइटम आती है क्या? आप किसी दुकान में गए और वहाँ पे आप पूछ रहे हो कि यहाँ पे फर्स्ट क्लास बिरयानी मिलती है कि नहीं, तो फर्स्ट क्लास बिरयानी आइटम आती है क्या? फर्स्ट क्लास बिरयानी आइटम आती है क्या? इसके बाद इसका देखो, तो हीलियम नियॉन, इसको तो बिना ट्रिक के भी याद कर सकते हैं, पोयम की तरह। हीलियम नियॉन आर्गन कैप्टन जेनॉन, कैप्टन जेनॉन और रेडॉन, कैप्टन जेनॉन रेडॉन, तो बिना ट्रिक के भी इसको याद कर सकते हैं। हीलियम नियॉन आर्गन कैप्टन जेनॉन रेडॉन। अगर ट्रिक लगाना चाहते हो तो हीला हीना लीना हीना नीना नीना हीना नीना और करीना, हीना नीना नीना, देखो नीना सुनने में लीना लीना आपको सुनाई दे रहा होगा, नीना, ठीक है। हीना लीना और करीना या कटरीना, और करीना या कटरीना, आपको जो भी पढ़ना है पढ़ लीजिए। और करीना की जेरॉक्स कॉपी रीना, हीना नीना और कटरीना की जेरॉक्स कॉपी रीना। ठीक है, मैंने तो याद ही हो जाता है, ये किसकी तरह है? पोयम की तरह है। हीलियम नियॉन आर्गन कैप्टन जेनॉन रेडॉन, हीलियम नियॉन आर्गन कैप्टन जेनॉन रेडॉन। ठीक है, चलिए एक बार वापस रिवाइज करा दे। है ली ना को रब से फरियाद, बेटी मांगे कार स्कूटर, बाप राजी या बाप रोए, बैगन आलू गाजर इन थैला, काशी गए संत प्रभु, या कहे सीता जी सुनो प्रभु, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, नई पड़ोसन ऐश्वर्या से भी सुंदर, ओल्ड स्टाइल से तेल पॉलिश, ओल्ड स्टाइल से तेल पॉलिश। उसके बाद फर्स्ट क्लास बिरयानी आइटम आती है क्या? फर्स्ट क्लास बिरयानी आइटम आती है क्या? उसके बाद हीलियम नियॉन आर्गन कैप्टन जेनॉन रेडॉन, हीलियम नियॉन आर्गन कैप्टन जेनॉन और रेडॉन, हीना नीना और करीना की जेरॉक्स कॉपी रीना। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताइए, तो स्कूल यहाँ ला एक्टर, स्कूल यहाँ ला एक्टर, स्कूल यहाँ ला एक्टर, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि स्कूटर यमहा ला एक, स्कूटर यमहा ला एक, या स्कूल यहाँ ला एक्टर। ठीक है, टी जरा हाफ रख, टी जरा हाफ रख, टी जरा हाफ रख, तो स्कूल यहाँ ला एक्टर, स्कूल यहाँ ला एक्टर या स्कूटर यमहा ला एक, टी जरा हाफ रख। ठीक है, चलिए उसके बाद वो नवाब थे, वो नवाब थे, वो नवाब थे, या इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये टी होगा। बना नोबिता, नोबिता, नोबिता जानते हो ना, डोरेमोन का एक कैरेक्टर है नोबिता, तो बना नोबिता जैसा दोस्त, बना नोबिता जैसा दोस्त, नोबिता जैसा दोस्त हर किसी को चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए भाई, अब भले पढ़ाई में कमजोर है तो काफी मासूम ना, तो बना नोबिता जैसा दोस्त, बना नो बिता, नोबिता, नोबिता जैसा, जैसा से कोई भी एलिमेंट नहीं है, दोस्त से डीवी। ठीक है, बना नोबिता जैसा दोस्त। ठीक है, चलिए अगला क्या है? मन तक रख, मन मन तक रख भाई, मन तक रख भाई, आपके भाई के मन में कुछ ऐसा बात है
जो आप चाहते हो अपने मन में रखे, बाहर नहीं निकाले। तो आप उसको क्या बोलोगे? मन तक रख भाई, मन तक रख भाई। जो तेरे मन में बात है उसको मन तक ही रख, बाहर मत निकाल। तो मन तक रख भाई, मन तक रख भाई। ठीक है, चलिए एक बार रिवाइज करते हैं, रिवाइज करके पढ़ेंगे वरना आप एक साथ में भूल जाएंगे। बताइए, बताइए। है ली ना को रब से फरियाद, बेटी मांगे कार स्कूटर, बाप राजी या रोए, बैगन आलू गाजर इन थैला, काशी गए संत प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, या नई पड़ोसन ऐश्वर्या से भी सुंदर, ओल्ड स्टाइल से तेल पॉलिश, ओल्ड स्टाइल से तेल पॉलिश। उसके बाद फर्स्ट क्लास बिरयानी आइटम आती है क्या? फर्स्ट क्लास बिरयानी आइटम आती है क्या? उसके बाद हीलियम नियॉन आर्गन कैप्टन जेनॉन रेडॉन। तो हीना, नीना और करीना की जेरॉक्स कॉपी रीना। उसके बाद स्कूल यहाँ ला एक्टर, स्कूल यहाँ ला एक्टर, या स्कूटर यमहा ला एक, टी जरा हाफ रख, टी जरा हाफ रख, और बना नोबिता जैसा दोस्त, बना नोबिता, नोबिता, नोबिता जैसा दोस्त। उसके बाद मन तक रख भाई, मन तक रख भाई। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया? एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे गलत हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया। यहाँ पे होगा सी आर, ये वाला एलिमेंट है उसके नेक्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पे ये होगा CRMOWSG। अब देखो, यदि आप में से कोई क्रिकेट देखता होगा तो उसको पता होगा एक SG करके क्रिकेट का ब्रांड होता है कि नहीं? SG करके क्रिकेट का ब्रांड होता है जिसका काफी सारे बैट्समैन SG ब्रांड का बैट यूज करते हैं। तो वही है ट्रिक, क्रिकेट मूव्स विथ SG, क्रिकेट क्रिकेट मूव्स विथ SG। SG के ब्रांड के साथ आपको क्या करना है? अपने क्रिकेट मूव्स दिखाना है। तो क्रिकेट मूव्स विथ SG, तो SG के ब्रांड के साथ आपको अपना क्रिकेट मूव दिखाना है, इसलिए क्रिकेट मूव्स विथ SG। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया? अगला वही है, मन तक रख भाई। अब अपने भाई को बोल रहे हैं कि जो मन की बातें हैं उसको मन तक ही रख। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला जो है वो है आपका फेरस। देखो ये Fe जो है इसको हम फेरस ही कहते हैं। Fe क्या है आपका? आयरन। और इसको हम केमिस्ट्री दुनिया में क्या कहते हैं? फेरस। तो वही आपका ट्रिक है, फेरस, फेरस। ठीक है, Fe को हम क्या बोलते हैं? फेरस। Fe होता क्या है? आयरन, और उसको हम क्या कहते हैं? फेरस कहते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है? अगला ट्रिक है, कौन रहेगा आयरलैंड, कौन रहेगा आयरलैंड, कौन रहेगा आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड। इसके बाद नहीं पढ़ोगे पिटोगे, नहीं पढ़ोगे पिटोगे। समझ में आ रहा है? कौन रहेगा आयरलैंड, नहीं पढ़ोगे पिटोगे। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कौन आगे आया, कौन आगे आया, कौन, यू से कौन आगे आया। अगला जो है, जीनी कनाडा होगी, जीनी कनाडा होगी। ठीक है, जीनी कनाडा होगी, कौन रहेगा आयरलैंड, नहीं पढ़ोगे पीटोगे, कौन आगे आया, और जीनी कनाडा होगी। ठीक है, इतने सारे एलिमेंट का आपको नाम क्या करना है? ट्रिक से याद करना है। चलिए एक बार रिवाइज कर ले। है ली ना को रब से फरियाद, है ली ना को रब से फरियाद, बेटी
या बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। इसका बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बैगन, आलू, गाजर इन थैला। काशी गए संत प्रभु। काशी गए संत प्रभु। कहे सीता जी। कहे सीता जी सुनो प्रभु। कहे सीता जी सुनो प्रभु। उसके बाद नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। या नई परोसन ऐश्वर्या से भी सुंदर। नई परोसन ऐश्वर्या से भी सुंदर। इसका ये क्या है? ओल्ड स्टाइल से तेल पॉलिश। ओल्ड स्टाइल से तेल पॉलिश। इसका फर्स्ट क्लास बिरयानी आइटम आती है क्या? फर्स्ट क्लास बिरयानी आइटम आती है क्या? उसके बाद हीना, नीना और करीना की जेरॉक्स कॉपी रीना। हीना, नीना और करीना की जेरॉक्स कॉपी रीना। ठीक है, यहाँ पे बताइए स्कूल यहाँ ला एक्टर। स्कूल यहाँ ला एक्टर। उसके बाद टी जरा हाफ रख। टी जरा हाफ रख। इसके बाद क्या था? बना नोबिता जैसा दोस्त। बना नोबिता नोबिता जैसा दोस्त। उसके बाद क्रिकेट मूव्स विथ एसजी। क्रिकेट मूव विथ एसजी। एसजी एक ब्रांड है जिसका इस्तेमाल करके आपको अपना क्रिकेट मूव्स दिखाना है, तो क्रिकेट मूव्स विथ एसजी। इसके बाद मन तक रख भाई। आपके भाई के मन में कोई बात है और आप चाहते हो कि वो मन तक ही रखें, तो मन तक रख भाई। उसके बाद है रस। तो एफ ही है, इसको हम केमिस्ट्री की दुनिया में क्या कहते हैं? फेरस ही कहते हैं। वही है हमारा टिक, फेरस। उसके बाद कौन रहेगा आयरलैंड। कौन रहेगा आयरलैंड। उसके बाद नहीं पढ़ोगे पिटोगे। नहीं पढ़ोगे पिटोगे। उसके बाद कौन आगे आया। कौन आगे आया। यहाँ पे क्या है? जीनी कनाडा होगी। जीनी कनाडा होगी। ठीक है, इसके बाद ये जो खाली कॉलम दिख रहा है आपको, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, इसके बारे में हमें उतना पढ़ना नहीं होता है। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, तो ना इन एलिमेंट का नाम मुझे याद है और ना आपको रखने। इसके बाद नीचे एक और ग्रुप होता है, इसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, सॉरी एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये दोनों है आपका एस ब्लॉक, ये आपका डी ब्लॉक और ये है पी ब्लॉक, और ये नीचे दो और पीरियड होता है। ठीक है, ये आपके 6 पीरियड के एलिमेंट है और ये आपके 7 पीरियड के एलिमेंट है। ये अलग पीरियड काउंट नहीं होंगे, ऐसा आप नहीं बोल सकते कि 7, 8 और 9 पीरियड होते हैं। नहीं फ्रेंड, यहीं से क्या होता है, ये उठ के आता है। ये जो पहला वाला है ये आपका 6 पीरियड का एलिमेंट है, इस पीरियड का एलिमेंट है। देखो इसका एटॉमिक नंबर होता है 57 और इसका होता है 71। तो 57 के बाद क्या आना चाहिए? 58 आना चाहिए। तो 58 से लेके 73 का एलिमेंट कहाँ गया? वो इसमें रखा है। इसमें जो एलिमेंट होंगे वो होंगे 58 से लेके 71 तक। अब इसका ही 89 है और इसका 103 है, तो बीच के जो एलिमेंट है 90 से लेके 102 तक ये इसमें आते हैं। तो ये आपका एफ ब्लॉक। ठीक है, जिसके बारे में हमें यहाँ नहीं पढ़ना है, इसका एक सेपरेट चैप्टर है एफ ब्लॉक, उसमें पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको बस इतने एलिमेंट के नाम याद रखने हैं ट्रिक से। ठीक है, ट्रिक भी आपको आना चाहिए और सिंबल भी आना चाहिए। ठीक है ना, जी नहीं कनाडा होगी, ऐसा नहीं आप जेड एन की जगह पे जेड ये लगा दे, जीनी कनाडा होगी, नहीं, जेड जीनी कनाडा होगी। तो सारे के सारे सिंबल और आपको ट्रिक याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इतना आप याद करके आइए नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद हम अब ट्रिक से पता करेंगे कि कौन सा एलिमेंट, कि कोई किसी भी एलिमेंट को हम कैसे पता कर सकते हैं वो एलिमेंट कौन से पीरियड से बिलोंग करता है या कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। जैसे मैं बोलूँगा यहाँ पे क्लोरीन, तो क्लोरीन सुन के आप बता कर देंगे कि क्लोरीन कौन से ग्रुप या कौन से पीरियड का मेंबर है। ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तब तक आप क्या कीजिए, सारे के सारा पीरियड टेबल ट्रिक से और उसके सिंबल्स याद करके आइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड।